हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वेव में स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास ये ग्राफ गिवन है दो मेटल्स M1 और M2 के लिए बिटवीन स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल V0 एंड न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। लिखा है फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल V0 विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू फोटोसेंसिटिव material M1 and M2. A part है why is the slope is same for both lines, और B part है for which material will the emitted electrons have greater kinetic energy for the incident radiation of same frequency. Justify answer. तो आप देखो कि यहाँ से जो बात हम लोग कर रहे हैं वो ये है कि ए पार्ट में पहले ये ए पार्ट है, इसमें आप जानते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल ज़ीरो है, यानी काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो होगी। जिस फ्रीक्वेंसी पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसलिए मेटल 1 के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये μ01 है और जो मेटल 2 है इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी μ02 है। इन फ्रीक्वेंसीज़ पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज़ीरो हो जाया करती है, ये आप लोग पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि दोनों के स्लोप सेम क्यों है। तो सबसे पहले हम लोग ये स्लोप निकालेंगे कि स्लोप रिप्रेजेंट किसको करता है। तो आप जानते हैं कि वी नो दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्मूला होता है ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू, ये होता है इक्वेशन नंबर 1। और आप जानते हैं कि ई के इज इक्वल टू होता है ई वी नॉट, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेट कर दीजिए 1 and 2 को, इक्वेटिंग 1 and 2। जब इक्वेट करेंगे तो आपको मिलेगा ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू। तो यहाँ से जो वी नॉट होगा ये होगा एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस डब्ल्यू अपॉन ई। ये हमारे पास जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल वी नॉट और फ्रीक्वेंसी न्यू के बीच में, उसका इक्वेशन निकल के आता है। और आप देखिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, आप लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं कंपेयरिंग with equation of straight line y is equal to mx plus c, इससे आप कंपेयर कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो स्लोप आ रहा है, जो ये m है, ये h अपॉन e को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व m ये आ रहा है h अपॉन e, ये आ रहा है निकल के। और एक बात और बता दूं, जनरल क्वेश्चंस में काम में आएगी, कि जो नेगेटिव इंटरसेप्ट है पोटेंशियल एक्सिस पर, ये है w अपॉन ई। आप लिखेंगे कि नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन पोटेंशियल एक्सेस सी की जगह है ना ये, और नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू जो हो जाएगा ये होगा माइनस डब्ल्यू अपॉन ई, या तो इसको रिप्रेजेंट करो। आप जानते हैं
कि W क्या होता है, W होता है एच न्यू नॉट। तो ये एच न्यू नॉट अपॉन ई, या तो W अपॉन ई या एच न्यू नॉट अपॉन ई, जो नेगेटिव इंटरसेप्ट होता है ऑन द पोटेंशियल एक्सिस, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। तो अब आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके सामने है। आप देखिए कि ये ए पार्ट में लिखा है कि y इज़ द स्लोप सेम फॉर बोथ द लाइन्स। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्लोप है ये है h अपॉन ई, और यहाँ पर h और e, h प्लैंक कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, और स्मॉल e ये भी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, इसलिए h अपॉन ई क्योंकि एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसलिए चाहे कितने भी मेटल्स के लिए आप लोग वी नॉट वर्सेस न्यू कर्व ड्रॉ करेंगे तो वो सारे के सारे पैरेलल आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके स्लोप जो होंगे वो h अपॉन ई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और h अपॉन ई जो है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसलिए सेम होंगे। आप लिखेंगे कि इट इम्प्लाइज दैट कि स्लोप ऑफ वी नॉट वर्सेस न्यू कर्व m इज इक्वल टू h अपॉन e is a universal constant so it is same for all the metals। ये ज़रूरी नहीं खाली M1 M2 की बात नहीं है, जितने भी मेटल्स होंगे उन सब के लिए ये सेम होगा। और फिर आप देखिए इसका बी पार्ट लिखा है कि फॉर विच मटेरियल विल द एमिटेड इलेक्ट्रॉन हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी फॉर द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। तो आप देखो कि आप जानते हो यहाँ से कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये होती है E के इक्वल टू एच न्यू माइनस W, ये होती है इक्वेशन नंबर सपोज 3, ये होती है। और अगर हम लोग W की जगह पुट कर दें एच न्यू नॉट, तो पुटिंग W इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, तो अरे पुट कर देंगे वी गेट, तो E के इज इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो E के इज इक्वल टू हो जाएगा एच विद इन ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, ये निकल के आता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ये तो सेम है, लेकिन आप देखो यहाँ से कि जो हमारे पास जो दो मेटल्स दिए हुए हैं M1 और M2, ग्राफ से क्लियर है कि न्यू नॉट 1 कम है और न्यू नॉट 2 ज़्यादा है। तो जो गिवन है फॉर टू मेटल्स M1 एंड M2, for two metals M1 and M2, nu naught 1 is less than nu naught 2, ये गिवन है। तो न्यू तो सेम है, तो फॉर सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी अगर न्यू ले लें आप, तो क्या होगा कि जिसका न्यू कम होगा, क्योंकि एच न्यू दोनों की सेम होगा, तो जिसका न्यू नॉट कम होगा उसके फोटोन की जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। तो फॉर सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फ्रॉम इक्वेशन ई, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन ई क्या हो जाएगा कि E1 इज़ ग्रेटर देन E2। मतलब क्या हुआ,
मैंने बताया कि एच न्यू सेम होगा दोनों के लिए, लेकिन न्यू नॉट वन आप देखो, न्यू नॉट वन की वैल्यू पहले के लिए कम है, इसलिए न्यू माइनस न्यू नॉट वन ज़्यादा होगा, इसलिए ई के वन ज़्यादा होगा ई के टू से। तो आप लिखेंगे सो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी of the photoelectrons emitted by surface of metal M1 will be greater than the kinetic energy of photoelectrons emitted by the surface of metal M2। तो M1 से जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो इस पार्ट का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन 15 देखिए, एक ग्राफ बना हुआ है और ये ग्राफ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल V और फोटोइलेक्ट्रिक करंट I के बीच में है, और आप ये देखिए लिखा है द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ए पार्ट लिखा है विच फिजिकल पैरामीटर इज केप्ट कांस्टेंट फॉर द थ्री कर्व्स, और बी पार्ट लिखा है कि विच फ्रीक्वेंसी ν1 ν2 और ν3 इज़ द हाईएस्ट। तो ये ग्राफ जो यहाँ पर बना हुआ है वो आप देखिए मैंने यहाँ पर बनाया है। पहली बात तो ये पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पर जो थ्री फ्रीक्वेंसीज़ हैं इनके लिए ये कर्व रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ऐसा कौन सा पैरामीटर है ये पार्ट में पूछ रहे हैं जिसको आपने कांस्टेंट रखा हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात ये पूछ रहे हैं कि भाई कौन सी फ्रीक्वेंसी ν1 ν2 और ν3 में ये सबसे ज़्यादा है। तो आप देखो कि ये तीनों जो कर्व हैं हमारे पास ν1 ν2 और ν3 फ्रीक्वेंसीज़ वाले, ये एक साथ मर्ज हो रहे हैं यहाँ पर पहुँचकर, और इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों के लिए जो सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो सेम है। और सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर। तो रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है, और रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो डिपेंड करता है कहीं पर? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सब के लिए जो इंटेंसिटी आई है वो सेम रखी गई है। जो इंटेंसिटी आई है ये सब के लिए सेम है, ये कांस्टेंट है, इसलिए जो ए पार्ट का आंसर रहेगा वो आप लिखेंगे कि सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट is same for all the three curves of different frequencies which depends on the rate of emission of photoelectrons. From first law of photoelectric emission
we know that the rate of emission of photoelectrons is directly proportional to the intensity of incident radiation. ठीक है, ये इस तरह से आपने एक्सप्लेन कर दिया। हेंस intensity I is constant for all the three curves. इस पार्ट का आंसर ये हो गया। फिर देखिए बी पार्ट में ये लिखा है विच फ्रीक्वेंसी इज हाईएस्ट। तो आप ग्राफ देख रहे हैं कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो सेम है तीनों के लिए, तो ये ν1 ν2 और ν3 में सबसे ज़्यादा कौन सी है? तो आप देखो कि इनके लिए स्टॉक पोटेंशियल सेम नहीं है। इसके लिए है -V01, ये है -V02 और ये है -V03। और आप देख रहे हैं कि स्टॉक पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा किसके लिए है? ये है ν1 के लिए। जब ν1 के लिए स्टॉक पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, और आप जानते हैं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है E वो होती है EV0, तो जो V0 है वो 1 के लिए सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। इसका मतलब कि ν1 सबसे ज़्यादा होगी, फिर ν2 होगी और फिर ν3 होगी, जो कर्व यहाँ पर गिवन है। आप लिखेंगे यहाँ पर, आप लिखेंगे कि फॉर फ्रीक्वेंसीज ν1 ν2 एंड ν3 stopping potentials कितने कितने? V01, V02 और V03, ये तीन है। फ्रॉम ग्राफ, आपको ग्राफ से नज़र आ रहा है कि जो V01 है ये सबसे ज़्यादा है, और फिर V02 है और फिर V03 है। ठीक है, इसलिए जो EV01 होगा ये सबसे ज़्यादा, फिर EV02 उससे कम और EV03 ये सबसे कम। इसलिए ये EV0 कितना होता है? E के, इसलिए EK1 ये सबसे ज़्यादा, फिर EK2 उससे कम और सबसे कम EK3 ये हो जाएगा। तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो होगी वो किसके लिए होगी? ये जो ν1 ν2 ν3 जो फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, इनमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? तो देखिए पहले आप बता देंगे यहाँ पर कि यहाँ से कैसे आ गया कि आप जानते हैं कि E जो होता है ये होता है EV0, तो इससे आपने लिख दिया। और उसके बाद फार्मूला होता है EK h न्यू माइनस ν0, ये होता है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसीज़ भी जो हैं वो हमारे पास तीन तरह की फ्रीक्वेंसी हैं। अगर W वर्क फंक्शन है इस मेटल के लिए, आप लिखेंगे कि इफ़ W बी द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, देन क्या होता है? E होता है h न्यू माइनस W, ये फार्मूला तो होता है। तो आप यहाँ से देखिए कि यहाँ से आप अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो EK1 कितना होगा? तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है लेकिन मेटल तो एक ही है,
तो यहाँ से आप देखोगे कि जहाँ लिखा है ई के 1 वहाँ हो जाएगा h-1 माइनस W, ये सबसे ज़्यादा होगा। फिर h-2 माइनस W, ये उससे कम होगा। h-3 माइनस W, ये सबसे कम होगा। और W इन तीनों में सेम है, इसलिए h-1 ये सबसे ज़्यादा, h-2 उससे कम, h-3 इससे कम, h को हटा दीजिए तो ν1 सबसे ज़्यादा, फिर ν2 और फिर ν3। ये मैंने ग्राफ में पहले ही आपको बता दिया था किस तरह से आप लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ν1 होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट देखिए। लिखा है कि वाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट, गिव रीजंस। तो आप देखो कि हम लोग जो भी फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है उसको हम लोग जो लाइट की वेव थ्योरी है उससे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या है? तो आपके पास जो 5 लॉज हैं जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से आपको मिले हैं, आप ये देखिए कि क्या वेव थ्योरी उसको सूट करती है। क्या जितने भी ये 5 लॉज हैं क्या आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? वेव थ्योरी के बेस पर तो आप कर नहीं पाएंगे। आप 5 जो लॉज हैं उसको लेकर शुरू हो जाइए। जैसे आप जानते हैं कि जो फर्स्ट लॉ है वो ये बताता है कि रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है। और सेकेंड लॉ ये बताता है कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। थर्ड लॉ ये बताता है कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद राइज इन द फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो आप अगर इन लॉस के बारे में सोचेंगे तो आपको वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल लगेगा। आप देखिए कि हमारे पास अगर हम वेव थ्योरी की बात करते हैं, देखिए ये है, हालांकि ये सब नोट्स में लिखा हुआ है, नोट्स की थ्योरी की बात है, यहाँ पर मुझे एक्सप्लेन करना नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करें, यहाँ पर मान लीजिए कि ये हमने ग्राफ प्लॉट किया वाई टी का, तो एक वेव ये है और एक वेव ये 2 वेव्स हैं। आप देख रहे हैं कि इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है इसलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि इसका एम्पलीट्यूड कम है इसलिए इसकी एनर्जी कम है, इसकी इंटेंसिटी भी कम है, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है 1 वाले की। लेकिन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आप देखिए पर सेकंड जो साइकिल कंप्लीट की जा रही हैं एक फ़िक्स टाइम में, इसमें तो सिर्फ 2 साइकिल हैं और आप देखिए इसमें 1 2 3 4 डबल साइकिल है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डबल है नंबर 2 वाले की। तो अगर हम लोग इन दोनों वेव्स को डालते हैं किसी भी एक मेटल पर, तो जो लॉ है वो ये कहता है कि भाई इससे जो वेव नंबर 1 है अगर आप इसको डालेंगे तो रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, यानी कि पर सेकेंड ज़्यादा फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और नंबर 2 वाले से कम होंगे। लेकिन जो एनर्जी है फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो इस पर डिपेंड नहीं करती है इंटेंसिटी पर, वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इसकी, तो इससे ज़्यादा एनर्जी की फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब ये बात आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग देखिए कि अगर आपने ज़्यादा एनर्जी वाली वेव को डाला है जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो उससे नंबर ऑफ़ फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ने चाहिए,
बल्कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी एनर्जी बढ़ जानी चाहिए। लेकिन आप देखो कि ये जो दोनों लॉज हैं हमारे पास, ये इससे वेरीफाई नहीं हो रहे, आप इससे वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है वो इससे बिल्कुल उलट है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट लॉ है, नेक्स्ट लॉ ये बताता है कि इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इज़ बिलो ए सर्टेन लोएस्ट वैल्यू देन नो फोटो इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड फ्रॉम द मेटल एंड दिस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विच इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट आप डाल रहे हैं तो उसकी सरफेस से फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा नहीं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि भाई, और उसकी इंटेंसिटी चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ भाई इससे आपने डाला है इसको, इससे तो फ़ोटो इलेक्ट्रॉन निकले नहीं, लेकिन इससे निकल गए। और आप जानते हो यहाँ से जो आप देख रहे हो भाई इंटेंसिटी भले कम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, लेकिन आप वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसमें एनर्जी ज़्यादा, इसमें एनर्जी कम है, तो कम एनर्जी वाले से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और ज़्यादा एनर्जी वाले से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये हमारे पास जो लॉ है, फोर्थ लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, ये आप इसको वेरीफाई, आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं वेव थ्योरी से। और जो फिफ्थ लॉ है, फिफ्थ लॉ ये कहता है कि एज सुन एज लाइट इज़ इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इंस्टेंटली। जैसे ही आप सरफेस पर लाइट डालेंगे वैसे ही सरफेस से फ़ोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन शुरू हो जाएगा और कोई भी टाइम लैग नहीं होगा सरफेस पर लाइट के गिरने और सरफेस से फ़ोटो इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच में कोई भी टाइम लैग नहीं होगा। लेकिन आप जानते हैं कि वेव, ये जो वेव है, अगर इससे कोई भी पार्टिकल एनर्जी लेगा यहाँ से, तो उसको एक टाइम लगेगा एनर्जी गेन करने में, ठीक है ना। यहाँ से अगर वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि एनर्जी, ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई पैकेट एनर्जी का उसको एनर्जी एकदम से मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन को। एक पर्टिकुलर एनर्जी गेन करने के लिए वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम लगेगा और कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रॉन जब उतनी एनर्जी गेन हो जाएगी कि वो सरफेस से बाहर आ सकता है तो फिर वो सरफेस से बाहर आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऑब्जर्वेशन ये कहते हैं कि जैसे ही आप लोग लाइट डालोगे वैसे ही सरफेस से फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। इसलिए आप देखिए जो 5 लॉज मैंने आप लोगों को बताए हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के, उसमें से एक भी लॉ को वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। ये सारी बातें नोट्स में लिखी हुई हैं, उसको आप पढ़कर समझिए, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद देखिए इसका बी पार्ट लिखा है, राइट द बेसिक फीचर्स ऑफ फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑन विच द आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज़ बेस्ड। तो आप देखिए जो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसको ड्राइव करने के लिए आपको याद होगा कि हम लोग क्या करते थे। बी पार्ट में आप जानते हैं कि ये एक मेटल सरफेस है, इसमें जितने पॉजिटिव आयन हैं उतने ये इलेक्ट्रॉन भी हैं। अब आपने इस पर लाइट डाली, तो जो आप लाइट डालेंगे तो यहाँ से फोटोन कितनी एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी है E। ये फोटोन आप डालते हैं, जितने फोटोन आएंगे यहाँ फोटोन आएगा और इस सरफेस से टकराएगा मेटल की। आप जानते हैं कि मेटल की सरफेस से किसी भी इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम वर्क फंक्शन W कहते हैं, और जो रिमेनिंग एनर्जी है उसको इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी लेकर वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये सब बातें आप लोगों को पता है। आप जानते हैं कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है E, वो कितनी होती है, E की वैल्यू, जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो होती है h न्यू या Sc/λ, ये इसकी एनर्जी होती है। आप देख रहे हैं कि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं या वेवलेंथ को डिक्रीज़ करते हैं तो जो इसकी एनर्जी होती है वो बढ़ती है। आप लोग जानते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ किया है
तो लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से पर सेकंड पास होने वाले नंबर ऑफ़ फोटॉन्स अगर आप डबल कर देंगे तो इंटेंसिटी डबल हो जाएगी, अगर आप उनको ट्रिपल कर देंगे तो इंटेंसिटी ट्रिपल हो जाएगी। तो इस तरह से जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है किस पर, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलरली पर सेकंड पास होने वाले नंबर ऑफ़ फोटॉन्स पर डिपेंड करती है। और फोटोन की क्या ख़ास बात होती है कि जैसे ही फोटोन आएगा और वो टकराएगा इस इलेक्ट्रॉन से, वैसे ही अपनी पूरी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देगा, और ट्रांसफ़र करने के बाद ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और उसमें से W एनर्जी कंज्यूम करेगा सरफेस से बाहर आने के लिए, और रिमेनिंग एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लेकर बाहर निकल जाएगा। तो आप देखो कि यहाँ पर जो ख़ास बात कही गई हैं यहाँ पर फोटोन पिक्चर के बारे में, जिस पर ये हमारे पास आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जिससे हमने ड्राइव की है, वो आप समझ सकते हैं कि हमने कौन कौन से पॉइंट्स को लेकर यहाँ पर इसको ड्राइव किया है। ये सब बातें नोट्स में बताई हुई हैं, थ्योरी में मैंने सारी बातें एक्सप्लेन की हुई हैं। आप चाहें तो यहाँ पर फिर भी एक बार सुन सकते हैं कि जो फीचर्स हैं, बेसिक फीचर्स वो क्या हैं। कि पहली बात ये कि इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन बिहेव्स एज इफ़ इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। ठीक है। दूसरी बात ये कि ईच फोटोन हैज़ एनर्जी कितनी, इक्वल टू या तो एच न्यू या एस सी अपॉन लैम्डा, और मोमेंटम जो होता है वो कितना होता है, ई अपॉन सी, या आप कह सकते हैं कि एच अपॉन लैम्डा। और आप जानते हैं कि यहाँ पर जो सी है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, एच प्लैंक कांस्टेंट होता है। तो जितने भी फोटोन हैं लाइट के, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है या वेवलेंथ सेम है, तो उनकी जो एनर्जी होगी वो सबकी सेम होगी, उनका जो मोमेंटम होगा वो सेम होगा। अगर हम लोग इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करेंगे इंसिडेंट रेडिएशन की, तो इसका मतलब क्या होगा कि यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से पर सेकंड क्रॉस होने वाले जो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स हैं वो उसी रेशो में बढ़ जाएंगे जिस रेशो में इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है। जो फोटॉन्स हमारे पास होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं और किसी भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में वो डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। इन फोटोन पार्टिकल कोलिजन सच एज फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन, जब ये इलेक्ट्रॉन और फोटोन कोलिजन हुआ तो द टोटल एनर्जी एंड द टोटल मोमेंटम आर कंजर्व। तो उस केस में जितनी भी एनर्जी है टोटल और जितना भी मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। हाउएवर द नंबर ऑफ फोटॉन्स मे नॉट बी कंजर्व। ऐसा भी हो सकता है कि भाई टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि नंबर ऑफ़ फोटॉन्स कंजर्व रहें। जितने भी फोटॉन वहाँ पर हो सकता है कि इंसिडेंट हो रहे हैं, कुछ वहाँ से निकले भी, तो अगर उनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ सेम नहीं होगी तो उनका नंबर भी सेम नहीं हो सकता है। और द वेलोसिटी ऑफ द फोटोन इन डिफरेंट मीडियम इज़ डिफरेंट विच इज़ ड्यू टू द चेंज इन इट्स वेवलेंथ। ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं कि अगर वेवलेंथ या वेवलेंथ अगर चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। आप जानते हैं किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो तो सेम रहती है, लेकिन वेवलेंथ चेंज हो जाया करती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो वेलोसिटी वो चेंज हो रही है। आप देखो कि यहाँ लिखा है E इक्वल टू एच न्यू, तो न्यू तो सेम रहेगा, इसलिए एच न्यू तो सेम रहेगा, लेकिन एस सी अपॉन लैम्डा में अगर आप देखिए कि सी अपॉन लैम्डा कांस्टेंट है, तो किसी मीडियम अगर वेलोसिटी v है और वेवलेंथ लैम्डा डैश है तो एच वी अपॉन लैम्डा डैश आप कह सकते हो। तो इसलिए किसी भी रेडिएशन की वेवलेंथ अगर चेंज हो रही है तो क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि वहाँ पर जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। तो आप देखो यहाँ से हम लोग बहुत ही ईजीली जो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसको आप यहाँ से अगर आप चाहें तो ड्राइव कर सकते हैं बस एक लाइनों में। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी E के है, अगर इलेक्ट्रॉन का मास m है, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी v मैक्सिमम है, तो जो E के होगा वो कितना हो जाएगा, हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर, ये हो जाएगा। फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, थ्योरी में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस बात को कि जो टोटल एनर्जी है फोटोन की E, उससे दो काम हो रहे हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो रहा है वर्क फंक्शन W कंज्यूम करके, और बाकी जो एनर्जी है वो मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आप लिखेंगे W प्लस E के। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखेंगे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो जाएगी E के इज इक्वल टू E माइनस W। अब आप देखो E की वैल्यू कितनी है भाई, E के इज इक्वल टू E की वैल्यू है
एच न्यू माइनस डब्लू, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। फिर आप जानते हैं कि एक अगर हम लोग यहाँ पर से फ्रीक्वेंसी को कम करते चले जाते हैं तो एक ऐसी स्टेज आती है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो कम होते होते ज़ीरो हो जाया करती है, और उसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आप लिखेंगे कि व्हेन न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट एंड ई के इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर इसको पुट कर देंगे यहाँ पर तो इक्वेशन नंबर 1 से अगर आप देखोगे तो ज़ीरो इज इक्वल टू एच न्यू नॉट माइनस डब्लू, तो जो वर्क फंक्शन आएगा डब्लू ये हो जाएगा एच न्यू नॉट, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको पुट कर देंगे 1 में, पुटिंग इन 1, तो पुटिंग इन 1, तो जब आप पुट करेंगे तो आएगा ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो ई के इज इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू माइनस न्यू नॉट, इक्वेशन नंबर 3 ये आ जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि ई के कितना होता है, ये लिखा है ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा हाफ एम वी मैक्सिमम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच विद इन ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट। तो यही हमारी आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ठीक है भाई। इस तरह से आप ड्राइव कर सकते हैं, थ्योरी में ऑलरेडी ड्राइव कराई हुई है मैंने, तो यहाँ से मैंने दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया है, आप ठीक तरह से इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, इसका ए पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लिखा है कि अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 2271 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा इज इक्वल टू 2271 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम ए 100 वाट मरकरी सोर्स, पावर गिवन है P इज इक्वल टू 100 वाट मरकरी सोर्स, ये मरकरी सोर्स का वोल्टेज है, पावर है, इज इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेल मेड ऑफ मोलिब्डेनम मेटल इफ द स्टॉकिंग पोटेंशियल इज़ 1.3 वोल्ट, स्टॉकिंग पोटेंशियल V0 कहते हैं, ये है 1.3 वोल्ट। इतना वोल्टेज लगाने पर जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट है वो ज़ीरो हो जाती है, कोई भी इलेक्ट्रॉन प्लेट पर दूसरी प्लेट पर नहीं पहुंच पाता है। एस्टिमेट द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, वर्क फंक्शन निकालना है आप लोगों को, ये फर्स्ट पार्ट है। तो पहले तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 2271 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और आपको वर्क फंक्शन निकालना है। तो आप लोग दो फॉर्मूले यूज़ करेंगे, आप लिखेंगे कि वी हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फार्मूला होता है ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्लू, और जहाँ न्यू लिखा है वो आप लिख सकते हो एस सी अपॉन लैम्डा, तो हो जाएगा एस सी अपॉन लैम्डा माइनस डब्लू, इक्वेशन नंबर 1। और एक फार्मूला होता है कि ई के इज इक्वल टू ई वी नॉट, ये फार्मूला होता है। इक्वेट कर दीजिए, इक्वेटिंग 1 and 2, इक्वेटिंग 1 and 2 वी गेट, तो हो जाएगा ई वी नॉट इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा माइनस डब्लू। आप लोगों को वर्क फंक्शन निकालना है, तो आप लिखेंगे कि वर्क फंक्शन W इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा माइनस ई वी नॉट, ये आप लिखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे इस फार्मूले में, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 6.6 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई लैम्डा है 2271 इंटू 10⁻⁻10 माइनस ई की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1.3, ये हो जाएगा
अब इसको आप सॉल्व करेंगे। देखिए 6.6 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2.271, तो ये आता है 8.72 ये मान लीजिए, और इंटू 10⁻⁻19 माइनस 2.08 इंटू 10⁻⁻19 ये आता है। तो ये बस 6.64 10⁻⁻19 जूल। अगर इसको हम लोग डिवाइड कर दें 6.64 10⁻⁻19 डिवाइड बाई 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। 6.64 डिवाइड बाई 1.6 तो ये 4.15, इससे कैंसिल, तो कितना 4.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर जूल में आपको आंसर चाहिए तो ये आंसर हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको आंसर चाहिए। जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही एक्सप्रेस किया जाता है वर्क फंक्शन को। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आप देखिए इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में लिखा है कि हाउ वुड द फोटो सेल रेस्पॉन्ड टू द हाई इंटेंसिटी ऑफ 10⁵ वॉट। फिर आपने दूसरा सोर्स ले लिया, इसकी जो पावर है वो 10⁵ वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये नहीं होना चाहिए, या तो जो बात कर रहे हैं ना ये पावर की बात कर रहे हैं, इंटेंसिटी की बात हो रही, ठीक है। 10⁵ वॉट पर मीटर स्क्वायर, P अपॉन इज 10⁵ वॉट पर मीटर स्क्वायर। काफ़ी हाई इंटेंसिटी का आपने सोर्स ले लिया है। रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6328 एंगस्ट्रॉम, और इससे जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ है 6328 एंगस्ट्रॉम, ये आ रही है। प्रोड्यूस बाय ए हीलियम नियॉन लेज़र, तो ये आपने, क्योंकि आपने काफ़ी इंटेंसिटी का आपने सोर्स लिया है, वो हीलियम नियॉन लेज़र है। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर हम लोग इस सोर्स से बहुत ही ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट 6328 एंगस्ट्रॉम की लाइट डालें तो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। तो आप जानते हैं कि अगर जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है उससे ज़्यादा वेवलेंथ की आप लाइट डालेंगे तो आप जानते हैं कि वहाँ से जो फोटो सेल है उससे कोई भी फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, यानी फोटो सेल जो होगा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन करने के, या तो आप ई के निकाल लीजिए, ई के इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा डैश माइनस W, सब चीज़ें आपके पास हैं। यहाँ से अगर एनर्जी पॉजिटिव आएगी तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होगा। और एक तरीका ये है कि आप लोग जो W गिवन है इससे आप लोग लैम्डा नॉट निकाल लीजिए। आप जानते हैं कि W इक्वल टू HD0 या SC अपॉन लैम्डा नॉट, यहाँ से आप लैम्डा नॉट निकाल लीजिए। और अगर ये वेवलेंथ लैम्डा नॉट से कम है तो एमिशन होगा, अगर ये उससे ज़्यादा है तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। इन दोनों मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए, आप लिखेंगे कि इफ़ लैम्डा नॉट बी द थ्रेशोल्ड wavelength, then from W is equal to SC upon lambda naught। तो lambda naught निकालेंगे, ये हो जाएगा SC अपॉन W। H की वैल्यू 6.6 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई W की वैल्यू या तो 4.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या जूल में आप ऑलरेडी निकाल चुके थे 6.64 10⁻⁻19, तो 6.64 × 10⁻⁻19 ये हो जाएगी। और यहाँ पर आप जब देखेंगे तो 19 और 8 27, तो 10⁻7 बचेगा, तो हो जाएगा 19.8 × 10⁻⁻
माइनस यहाँ पर 7 ही बचेगा खाली, और अपॉन 6.64 ये हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो आप देखिए, आप लिखेंगे 19.8 डिवाइडेड बाई 6.64, तो ये निकल के आया 2.981। लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 2.9819 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। इसको कन्वर्ट कर लेंगे एंगस्ट्रॉम में, 2.9819 10⁻⁻7 इंटू 10⁻10 इतना एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा नॉट निकल के आएगा 2981.9 एंगस्ट्रॉम, ये निकल के आ रहा है लैम्डा नॉट। तो आप देख रहे हैं कि हेयर लैम्डा डैश इसकी वैल्यू ये काफ़ी ज़्यादा है लैम्डा नॉट से, तो इसलिए हैंस नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन विल टेक प्लेस, हैंस नो फोटोइलेक्ट्रिक emission will take place, photocell will not respond, photocell will not respond। तो फोटोसेल कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। या अगर आप चाहें तो इसका एक तरीका मैंने आपको और बताया था, आप लिखेंगे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो आप निकाल लेंगे, तो हो जाएगा ई के डैश इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा डैश माइनस डब्ल्यू। ये इसको आप यूज़ करेंगे, तो ई के डैश इज इक्वल टू 6.6 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई लैम्डा डैश की वैल्यू है 6328 एंगस्ट्रॉम। 10⁻10 से कन्वर्ट मल्टीप्लाई करके इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, एंड माइनस डब्ल्यू 6.64 10⁻⁻19 जूल में लगाना पड़ेगा, ये भी जूल में आएगा निकल के। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू आएगी निकल के 19.8 डिवाइडेड बाई 6.328, तो 3.128 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड माइनस 6.64 10⁻⁻19। और जब हम लोग 3.128 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 6.64 को, तो वैल्यू आती है -3.512 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये निकल के आती है। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी क्या वो नेगेटिव हो सकती है, तो आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो नहीं सकती है, तो आप लिखेंगे कि सिंस काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, hence no photoelectric emission occur, photocell will not respond, photocell will not respond for this helium नियॉन लेसर, तो इसके लिए कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देगा फोटोसेल। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लिखा है द फॉलोइंग ग्राफ शोज़ द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट
रेडिएशन फॉर टू फोटोसेंसिटिव मेटल्स P एंड Q। तो आप इसको P एंड Q मान सकते हैं। जो ये M1 M2 गिवन है, ये मान लीजिए ये P है, ये मान लीजिए ये Q है। ए पार्ट लिखा है कि एक्सप्लेन विच मेटल हैज़ स्मॉलर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो किसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कम है? तो आप देखो कि यहाँ से ये ज़ीरो एनर्जी है, जिस फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग बट काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो आप देखो कि यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होगी P के लिए ये होगी न्यू नॉट 1, इसके लिए होगी न्यू नॉट 2, क्योंकि इन फ्रीक्वेंसीज़ पर जो स्टॉर्मिंग पोटेंशियल वो ज़ीरो रह जाता है P और Q के लिए या M1 और M2 के लिए। इसलिए जब थ्रेशोल्ड वोल्टेज ज़ीरो तो E इज इक्वल टू EV0, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी ज़ीरो हो जाएगी इन फ्रीक्वेंसी में, इसलिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। और आप जानते हैं कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो होती है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसमें रिलेशन होता है न्यू नॉट इजिकल टू C अपॉन लैम्डा नॉट, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो जिसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसके लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कम होगी, तो Q के लिए कम होगी या M2 के लिए कम होगी। उसके बाद फिर लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन गिविंग रीज़न विच मेटल एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैविंग स्मॉलर काइनेटिक एनर्जी। तो अगर इस मेटल के जो वर्क फंक्शंस हैं वो W1 और W2 हैं, तो इसका वर्क फंक्शन कितना होगा? फार्मूला होता है W H νo। तो इसका H νo 1, इसका H νo 2, इसका कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। और अगर आपने फ्रीक्वेंसी न्यू की लाइट डाली है तो जो E के होता है, E के इक्वल टू होता है H न्यू माइनस W। तो इसका वर्क फंक्शन कम है, इसलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और इसकी एनर्जी कम होगी। या आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि हाफ MV मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू H विद इन ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट। तो जिसका आप देखिए हाफ MV मैक्सिमम स्क्वायर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। H कांस्टेंट विद इन ब्रैकेट न्यू कांस्टेंट माइनस न्यू नॉट, जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसके लिए न्यू माइनस न्यू नॉट ज़्यादा होगा, तो इसलिए उसके लिए E के या हाफ MV मैक्सिमम स्क्वायर ज़्यादा होगा। इसलिए जो ये वाला मेटल M1 है या P है, इससे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इससे कम के निकलेंगे। फिर C पर लिखा है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द मेटल P इज़ डबल्ड। ये लाइट सोर्स और मेटल P है, अगर इसकी जो डिस्टेंस है इसको डबल कर देते हैं तो हाउ विल द स्टॉर्मिंग पोटेंशियल चेंज। तो स्टॉर्मिंग पोटेंशियल पे क्या असर पड़ेगा? तो आप जानते हैं अगर हम लोग डिस्टेंस को अगर डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, तो जो इंटेंसिटी होगी वो कम होगी। आप जानते हैं पॉइंट सोर्स के लिए जो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, और लाइन सोर्स के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंटेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी। जब इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो इफ़ेक्ट काहे पूछ रहे हैं? इफ़ेक्ट पूछ रहे हैं कि स्टॉर्मिंग पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो स्टॉर्मिंग पोटेंशियल होता है V0 वो होता है E के इक्वल टू EV0, ये रिलेशन होता है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो ही स्टॉर्मिंग पोटेंशियल चेंज होगा। लेकिन आप जानते हैं कि इंटेंसिटी को चेंज करने पर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है ना। इसलिए अगर हमने इंटेंसिटी चेंज की है, फ्रीक्वेंसी पर कोई चेंज नहीं हुआ, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू वो तो कांस्टेंट है, इसलिए E के इक्वल टू H न्यू माइनस W, W भी कांस्टेंट है, H न्यू भी कांस्टेंट है, तो E के भी कांस्टेंट रहेगा। जब E के कांस्टेंट रहेगा तो E के इक्वल टू EV0, इसलिए V0 पर भी कोई चेंज नहीं होगा। तो अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 18 क्वेश्चन नंबर 18 का देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 का ए पार्ट लिखा है कि एक्सप्लेन विच मेटल हैज़ स्मॉलर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ए पार्ट में आप लिखेंगे कि फ्रॉम ग्राफ कि न्यू नॉट 1 इज़ लेस देन न्यू नॉट 2, और जो न्यू नॉट 1 होता है वो होता है C0
अपॉन लैम्डा नॉट, तो सी अपॉन लैम्डा नॉट 1 ये हो जाएगा, सी अपॉन लैम्डा नॉट 2। इसलिए अगर इससे से कैंसिल कर देंगे तो आप देखो कि लैम्डा नॉट 2 ये कम होगा और लैम्डा नॉट 1 ये ज़्यादा होगा। रिलेशन बता दूं कि क्या होता है कि न्यू नॉट इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा नॉट। ये रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो यहाँ से आपका निकल के आया है कि लैम्डा नॉट 2 इज़ लेस देन लैम्डा नॉट 1। तो किसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कम है? तो आप देख रहे हैं कि जो मेटल 2 है इसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कम है। ठीक है, समझ गए होंगे, लिख देंगे इस बात को। बी पार्ट देखिए आप लोग, बी पार्ट आपसे पूछ रहे हैं कि एक्सप्लेन गिविंग रीज़न विच मेटल एमिट्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैविंग स्मॉलर काइनेटिक एनर्जी। तो आप लिखेंगे इफ़ न्यू बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, then maximum kinetic energy of photoelectrons EK is equal to h nu minus w। ये होता है पुटिंग w is equal to h nu नॉट, तो we get EK is equal to h nu minus h nu नॉट, या EK is equal to h विद इन ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट, ये होता है। अब फ्रीक्वेंसी जो न्यू है वो तो कांस्टेंट है। अब आप देखो कि सिंस ये आप देख चुके हो पहले ही ग्राफ से कि न्यू नॉट 1 इज़ लेस देन न्यू नॉट 2, सिंस न्यू नॉट 1 इज़ लेस देन न्यू नॉट 2, तो जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, इसलिए EK1 ज़्यादा होगी EK2 से। समझ रहे होंगे ना? तो किसकी स्मॉलर काइनेटिक एनर्जी होगी? तो जिस आप देख रहे हैं यहाँ से कि ये ये इसकी ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी। ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो जो M2 मेटल है या Q मेटल है उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो कम होगी। और फिर सी पार्ट देखिए, सी पार्ट लिखा है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द मेटल P इज़ डबल्ड हाउ विल द स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज। तो आप जानते हैं कि फॉर पॉइंट सोर्स जो इंटेंसिटी होती है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, एंड फॉर लाइन सोर्स इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो अगर डिस्टेंस को आप इंक्रीज़ करते हैं, इफ़ डिस्टेंस r इंक्रीजेस देन जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये पूछ रहे हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उस पर क्या असर पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये होती है EK इज इक्वल टू h न्यू माइनस W या h न्यू माइनस न्यू नॉट। इट डज नॉट डिपेंड on the intensity I of incident radiation। Hence no change
इन ई के, तो ई के में कोई चेंज नहीं होगा। एंड ई के इज इक्वल टू ये होता है ई वी नॉट। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी नॉट, ये कितना होता है ई के अपॉन ई। तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ना तो ई के चेंज हुआ ना ई चेंज हुआ। तो इट इम्प्लाइज दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल दिस विल रिमेन सेम, विल रिमेन सेम। तो इस पर भी कोई चेंज नहीं होगा। अगर चेंज होगा तो काहे पर होगा? अगर मैं आपको कहूँ भाई चेंज किस चीज़ में हुआ, अगर इंटेंसिटी कम कर दिया, अगर आपने सोर्स से दूर कर दिया, तो आप देखो कि जो इंटेंसिटी हो गई वो कम हो गई। जब इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, इफ़ इंटेंसिटी को आप डिक्रीज़ करते हैं तो रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये भी कम हो जाएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम हो जाएगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये कम हो जाएगी, इसमें डिक्रीज़ होगा। अगर पूछे किस में चेंज होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट में चेंज होगा। तो आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं। क्वेश्चन की बुकलेट का लिंक और जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।